हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये आपके नीट 2021 पेपर से क्वेश्चंस हैं। सेशन को ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ध्यान से देखना और एनसीईआरटी अगर अपनी पढ़नी शुरू नहीं करी है तो शुरू कर दो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे इस बार आपने देखा कि 2024 के लिए सिलेबस काफ़ी डिलीटेड भी है, इसलिए जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, जो अनडिलीटेड टॉपिक्स हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है, कोई भी लाइन मिस नहीं करनी है। इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन या फिर कोई यूजेस हैं, कोई कंपाउंड्स है, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। इनऑर्गेनिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन, आज हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे कोशिश करेंगे कि उससे हम काफ़ी हद तक अपने टॉपिक को रिवाइज कर लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जस्ट अ मिनट, आई थिंक देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, अभी ठीक है। सो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि BF3 इज प्लेनर, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, BF3, अगर किसी को डाउट है कि भाई कैसे BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो देखिए आप ध्यान से देखना वो करना क्या है। ये बोरोन है, ठीक है। अब बोरोन के कितने बॉन्ड हैं ये देख लो आप आराम से। तो बोरोन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 3 बॉन्ड्स बनाए। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। ओके, अब ये आगे पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। तो ये तो देखो हमें क्लियर हो गया कि इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता करनी है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता करनी है तो बेटा एक होता है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर BP प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, अब आपको पहले ये पता करना होगा कि क्या यहाँ पर लोन पेयर है, क्योंकि उसने खाली BF3 दिया है। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ लोन पेयर है या नहीं है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में बहुत दिक्कत होगी। अभी तो मैंने देखो डायरेक्टली बना दिया। अभी हम यहाँ पर गिन रहे हैं तो हमारे पास 3 बॉन्ड है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 बॉन्ड और 0 लोन पेयर मानूँ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। 3 बॉन्ड पेयर और अगर मैं इसको 0 लोन पेयर मान रही हूँ तो ये स्टेरिक नंबर 3 है। स्टेरिक नंबर 3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। आई थिंक मैंने अभी sp3 बोल दिया, बट नॉट sp3, इट इज sp2। लेकिन मैं 0 लोन पेयर तभी लिख सकती हूँ अगर मुझे ये कन्फर्म्ड हो कि ये 0 है। तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टेरिक नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, उसका भी एक तरीका है कैलकुलेट करने का। अब वो क्या करना है कि आप इसके टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे गिनेंगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनकर। फ्लोरीन के एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 3 फ्लोरीन के कितने हुए? 21। प्लस आपको इसमें जोड़ देना है बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3, तो ये कितने हैं? 24। ध्यान रखिएगा अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है तो स्टेरिक नंबर आप कैसे निकालेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देंगे 8 से। अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से कम या उसके बराबर आते तो आप स्टेरिक नंबर निकालते टोटल इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक है, मैं आपके लिए एक और सेशन भी प्लान करूंगी जिसके अंदर मैं आपको स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगी। इसके लिए फिर आपको कोई कंपाउंड को याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए? 24। 24 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 3 ज़ा 24। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा इसलिए हम लिखेंगे 0। अगर मेरे पास रिमाइंडर बचता मान लो 2, मान लो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल होते टोटल इलेक्ट्रॉन 26, तब भी मैं स्टेरिक नंबर निकालती किससे? 26 डिवाइडेड बाय 8 से। तो अब मुझे देखो 8 3 ज़ा होता है 24, रिमाइंडर बचेगा 2। तो जो भी मेरा रिमाइंडर बचता है उसे मैं हमेशा 2 से डिवाइड करूँगी और जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ लिख दूँगी। तो 2 रिमाइंडर बचा था मेरा 2, तो अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा 1। तो जो पहला मिला वो बॉन्ड पेयर और जो दूसरा मिला वो लोन पेयर, दोनों को जोड़ दो, यही आपका स्टेरिक नंबर है। तो यहाँ पर जो मेरा स्टेरिक नंबर आया वो आया 3 + 0।
इसीलिए इसका मतलब इसका स्टेरिक नंबर कितना है 3, यानी 3 बॉन्ड पेयर है और यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है। BF3 एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आप कई बार पढ़ते हो, तो अगर आपको याद हो गया है प्रैक्टिस करके तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको मान लीजिए कोई अननोन कंपाउंड दिया तो उसका एक तरीका ये होता है टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर। तो मैंने स्टेरिक नंबर निकाला, स्टेरिक नंबर से मुझे पता चला कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, एक s है 2 p है और ये टोटल कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई 3। तो मेरा स्टेरिक नंबर और ऑर्बिटल बराबर है, इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसलिए राइट आंसर क्या है मेरा बी। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो कि हम कैसे स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। जैसे आपका स्टेरिक नंबर आया 2 तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp, स्टेरिक नंबर 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2 और 7 के लिए sp3d3। 6 + 1 हो तब भी आप उसे 7 कहेंगे, 5 + 2 हो तब भी आप उसे 7 कहेंगे। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझ आ गया हो हाउ टू कैलकुलेट दी स्टेरिक नंबर और कैसे आप स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन को रिलेट कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, अगेन देखिए काफ़ी हद तक मिलता जुलता सवाल है ये, हमें यहाँ मैच करना है। तो देखो यहाँ पे हमें दिया PCl5, मैं फिर से देखिए वही करूँगी, मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन है मेरे पास PCl5 में, क्लोरीन होता है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 × 5 और फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 7 × 5 35 + 40, तो मेरा स्टेरिक नंबर कितना आया 40/8, दैट इज 5 + 0। अब आपको याद रखना है कि स्टेरिक नंबर 5 + 0 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ कितना, 5 के लिए sp3d, एक s 3 p और एक d, यानी 5 हो गए। और sp3d की जो शेप होती है वो होती है हमारी tbp, ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगी। अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम रहती है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप क्या है tbp। sf6 के लिए देखते हैं, sf6 तो फिर से हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है दैट इज 7 × 6 + 6, क्योंकि सल्फर के 6 होते हैं, इट इज़ 48। तो स्टेरिक नंबर मेरा आया कितना 48/8, यानी कि 6 + 0, 6 में क्या होगा sp3d2 और sp3d2 में यहाँ भी 0 लोन पेयर है, अगेन शेप और ज्योमेट्री सेम होगी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को हम स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहते हैं। चलिए BrF5 के लिए निकालते हैं। देखो फ्लोरीन और ब्रोमीन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे 7, तो टोटल एटम कितने हैं 6, 7 × 6 एक सेकेंड, आई थिंक मेरे पास ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके चलिए अब हम दोबारा से एक बार देखते हैं। तो हम निकाल रहे थे BrF5, ओके हम निकाल रहे थे BrF5। तो Br में मैंने कहा जैसे या फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, टोटल एटम हमारे पास 6 है, तो 7 × 6 कितने होते हैं 42। तो स्टेरिक नंबर हमारा कितना आया 42 को हमने डिवाइड किया 8 से, तो देखिए 8 में हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 8 × 5 = 40, रिमाइंडर बचा 2 + 1। तो देखेंगे यहाँ पर भी, तो बेटा यहाँ पर जो स्टेरिक नंबर है वो 6 है, ठीक है टोटल। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, क्योंकि लोन पेयर 0 नहीं है तो ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो 5 + 1 में हमारे पास शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल, ज्योमेट्री सेम है लेकिन शेप चेंज हो जाती है। अगेन BF3 देखेंगे, BF3 में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगेन 7 × 4 लिखेंगे, क्योंकि ब्रोमीन और फ्लोरीन एक ही फैमिली से एक ही ग्रुप से हैं, इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। टोटल एटम देखें 4, तो यह है हमारे पास 28। तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ 28 को डिवाइड करेंगे हम फिर से 8 से, तो 8 × 3 = 24, रिमाइंडर बचा 4, 4 को हम हमेशा डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 3 + 2। 3 + 2 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, ज्योमेट्री अगेन tbp होगी, बट इसकी शेप आएगी हमारे पास 3 + 2 की। अगर हम शेप देखें तो हमारे पास शेप क्या आ रही है, ये आती है हमारे पास T शेप।
टी शेप। ओके, अब हम अपने ऑप्शंस को मैच करके देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है। तो PCl5 हमारे पास यहाँ पर हो गया है क्या, TBP, जैसा कि हम निकाल चुके हैं इसको। आज इस बोर्ड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चल ही नहीं रहा है। ओके, नाउ इट्स फाइन। तो PCl5 की हमने शेप क्या निकाली है, TBP, तो हम इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से मैच कर देते हैं। SF6 की जो हमने शेप आई है वो आई है हमारी ऑक्टाहेड्रल, हम इसे ऑक्टाहेड्रल से मैच कर देते हैं। BRF5 की जो शेप आई है वो आई है हमारी स्क्वायर पिरामिडल, और यहाँ पर जो हमारे पास शेप आई है ये एक्चुअली टी शेप होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अब हमने ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, तो ए का थर्ड आंसर है, सॉरी ए का फोर्थ आंसर है। ए के फोर्थ में 2 ऑप्शन है, यानी पहले 2 गलत हो गए हमारे। बी का हमारा थर्ड आ रहा है, ये भी 2 ऑप्शन है। सी का हमारा, सी ऑप्शन का हमारा फर्स्ट आ रहा है, यानी हमारा राइट आंसर क्या है, डी। तो देखो अगेन हमने हाइब्रिडाइजेशन से ये समझा, स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन देखी। स्टेरिक नंबर से हमें पता चला कि अगर हमारे पास 0 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री शेप सेम रहेगी। अगर लोन पेयर आ जाते हैं तो जिनके पास लोन पेयर स्टेरिक नंबर सेम है उनकी ज्योमेट्री सेम रहती है लेकिन शेप बदल जाती है। तो आप इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इसमें हमें टाइम लगा है, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन बहुत इतना टाइम नहीं लेते हैं, जल्दी हो जाते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से, अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं हम अपना। ओके, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसके लिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। नोबल गैसेज को नोबल गैस इसलिए कहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि वो इनर्ट है टुवर्ड रिएक्टिविटी, मतलब वो रिएक्ट नहीं करती, रिएक्टिविटी के लिए इनर्ट है। तो अब हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। कह रहा है नोबल गैस हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम किसी कोवेलेंट कंपाउंड में या P ब्लॉक में अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर फोर्सेस क्या हैं। आप जानते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनके अंदर वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड तो बनाती नहीं है, तो स्लाइटली डिस्टॉर्शन की वजह से उनके अंदर कुछ इंटरेक्शन क्रिएट होती है। तो जहाँ वीक फोर्सेस होते हैं वहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो कम होता है, जितना फोर्सेस स्ट्रांग होंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखो इससे हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि नोबल गैस वीक डिस्पर्जन फोर्स है, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए इसका मतलब इनका ये आंसर हमारे अकॉर्डिंग यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये गलत लिखा है। ये कह रहा है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर वीक फोर्सेज है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अगेन नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी सही है। नोबल गैसेज का ऑक्टेट पूरा होता है, इसीलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। नोबल गैसेज आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, डेफिनेटली। अब हम इसको, ये भी सही है। अब एक बार इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि NCERT में कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए NCERT में जो P ब्लॉक है जहाँ पर आप नोबल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे आप ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। पहला जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, हम तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए यहाँ उसने क्लियरली मेंशन किया है हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में लैंग्वेज फ्रेम की गई है वो भी डायरेक्टली NCERT की लाइन से है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। आगे हम देखते हैं, नोबल गैसेज आर मोनोएटॉमिक, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, दे आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट फोर्थ भी हमें मिल गया
कि दी नोबल गैसेज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी स्टेटमेंट सही है और बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन में लैंग्वेज फ्रेम कर दी है. अगेन देख सकते हैं, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज द ओनली टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन इन दीज एलिमेंट इज वीक डिस्पर्जन फोर्स. इससे दो चीज़ें क्लियर हुई. पहले वाला स्टेटमेंट जो कि इसने हाई लिखा हुआ है ये गलत है, और ये बताया हुआ है कि वीक डिस्पर्जन फोर्स होते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है, ए. तो बेटा आप देखो कि आप जितने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप उतने इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं. वैसे ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है अगर आपने पीरियोडिसिटी पे थोड़ा ध्यान दिया है या केमिकल बॉन्डिंग पे ध्यान दिया है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में जहाँ हम वेन डर वाल फोर्सेज पढ़ते हैं वहाँ हम बताते हैं डिस्पर्जन फोर्सेज, लंडन फोर्स, किजोम फोर्स. अच्छा, ये जो फोर्सेज हैं ये पहले स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में दिए थे, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर नीट 2024 से डिलीट कर दिया है. तो अगर आपने वेन डर वाल फोर्स को स्किप कर दिया है तो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेन डर वाल फोर्स से ही रिलेटेड है. कोवलेंट कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी वेन डर वाल फोर्सेस काम आते हैं, इसलिए आप वेन डर वाल फोर्सेस को पढ़ लीजिए अगर आपने पढ़ा नहीं है तो. अगला क्वेश्चन देखते हैं. एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन दी ऑर्डर. यस, HF, HCl, HBr, HI. याद रखना जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे अगर मैं अमोनिया PH3 या H2S H2O की बात करूं, ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं इसमें ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में, HF में, इसलिए HF कम एसिडिक है, HCl और एसिडिक है, HBr और एसिडिक है और HI और भी ज़्यादा. अब ये कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 तो इसका मतलब सही है. अब हम एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट 2 भी सही है नहीं. कह रहा है कि एज द साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr, HI डिक्रीजेज. ओके, ये स्टेटमेंट भी सही है. देखिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मैंने ये बात कही, आप इसको साइज से भी कह सकते हैं. साइज बढ़ेगा, बॉन्डिंग वीक होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. तो यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है. तो हम कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. ये आपको ये जो टॉपिक है HF, HCl, HBr की एसिडिक स्ट्रेंथ, आप इसको P ब्लॉक में पढ़ेंगे हेलोजन फैमिली के अंदर. ओके, ये भी एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है. ये क्वेश्चन कई जगह पे दिया हुआ है जब हम पीरियोडिसिटी में पढ़ते हैं, लेकिन और डिटेल में लेंथेनॉइड्स में भी दिया है, D and F ब्लॉक में भी दिया है. तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो कि जब हम पहली बार 6 पीरियड में 4F इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो ZEF बढ़ता है, जिसकी वजह से 5D और 4D का साइज़ लगभग सेम हो जाता है. तो जिरकोनियम 4D सीरीज़ में है और हैफनियम 5D सीरीज़ में है, इसलिए इनका साइज़ लगभग सेम है. तो हमें डायरेक्टली रीज़न बताना है. आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. डायरेक्टली आप ये आंसर कर देंगे. ओके, अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है. मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट. अब देखिए ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं. तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. यहाँ पर देखो क्लियरली इसने मेंशन किया है, ध्यान से अगर आप देखें इसको, मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, कलर्ड बोला है, लेकिन ये कह रहा है कि आर कलरलेस. तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आंसर आपको पहली बार में ही मिल गया, लेकिन पेपर में तो आप ऐसे नहीं देख सकते हो. पेपर में तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको याद है, तो आप ये कर पाएंगे. बाकी ऑप्शंस भी चेक करते हैं. लेंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो देखिए हम देख रहे हैं लेंथेनॉइड्स कहाँ पर ये हमारे पास मेंशन किया है. देखिए यहाँ पर उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि लेंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिल जाएगा रैपिडली. ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है दे हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है. एक और स्टेटमेंट देखते हैं. उन्होंने बोला एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड. तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहली ही लाइन एक्टिनॉइड, ये हमें दिया है लेंथेनॉइड में F ब्लॉक में, और ये दिया है एक्टिनॉइड्स में, आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स व्हेन दे आर फाइनली डिवाइडेड. एज इट इज़ लाइन दी हुई एनसीईआरटी में और डायरेक्ट क्वेश्चन है.
एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट दैट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. देन होना चाहिए था, लैंग्वेज में थोड़ा सा इशू है ये. तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन अ सीरीज. तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है. तो हमारे पास राइट आंसर पहले ही मिल चुका है. लेकिन आप ये क्वेश्चन मोर एक्यूरेटली तभी कर पाओगे जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और एनसीईआरटी को याद भी किया है, इंपॉर्टेंट मार्क भी किया है. और एक बार पढ़ के चीज़ें याद नहीं होती है, आपको रिपीटेडली पढ़ना पड़ेगा, रिविजन देना पड़ेगा. ओके, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट. तो देखो इथाइलिन, पहले हम इथाइलिन बनाते हैं, फिर हम लिखेंगे डाई अमीन, और यहाँ पर हमारे पास है टेट्रा एसीटेट. एक एसीटेट ये, एक एसीटेट ये. अगेन टेट्रा एसीटेट है तो हमें 4 एसीटेट बनाने हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन एग्जाम्पल है. मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको मिस करना चाहिए. सिंपल पूछा है कि किस तरह का लीगेंड है, तो 1 डोनर, 2 डोनर, 3 डोनर, 4, 5 और 6. तो ये हेक्साडेंटेट है जिसमें 4 ऑक्सीजन डोनर है और 2 नाइट्रोजन डोनर है. ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है. और डेफिनेटली जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे और ईडीटीए हमने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब हमने ढंग से तैयारी नहीं करी है. तो ज़रूर पढ़ लीजिए. अगेन एक आसान सवाल आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है. मैं बहुत आसानी से देखूंगी. देखो Na+ में मुझे पता करना है और Mg2+ में. तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, जितना चार्ज है वो माइनस कर दीजिए 10. मैग्नीशियम का होता है जितना चार्ज है माइनस कर दीजिए 10. तो आप देख सकते हो यहाँ पर आसानी से कि जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो डेफिनेटली दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक. अगेन Mn2+ और Fe+3. Mn2 का 2+ का एटॉमिक नंबर होता है 25. 2 माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 23. ये होता है 26. 3 माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 23. दे आर ऑल्सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक. Fe+2 और Mn+2. तो यहाँ पर अगेन दिस इज 26 माइनस 2 24 एंड दिस इज 25 माइनस 2 23. आंसर मिल गया आपको कि Fe+2 और Mn+2 आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है. फिर भी मैं O2- और F- के लिए बता देती हूँ. जब माइनस है तो आप ऐड करेंगे. एटॉमिक नंबर 8, 8 + 2 10. एटॉमिक नंबर 9 + 1 10. तो आपके पास देखो डायरेक्टली आंसर आया. ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप बस अगर पॉजिटिव है तो Z में से माइनस कर दीजिए और अगर नेगेटिव है तो Z में ऐड कर दीजिए. क्वेश्चन सॉल्व. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर. ओके, तो बेटा सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी के पास सेंट्रल एटम, ऑल सेंट्रल एटम सेम, सारे सेंट्रल एटम क्या है, सेम है मान लीजिए, और एंड 0 लोन पेयर है, 0 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो सबका डाइपोल मोमेंट 0 होगा. एक क्लियर कॉन्सेप्ट. अगर अगेन यहाँ पर ऑल सराउंडिंग एटम लिखना चाहिए हमें. ऑल सराउंडिंग एटम अगर सेम है, अगेन अगर ऑल सराउंडिंग एटम क्या है हमारे पास, सेम, एंड लोन पेयर प्रेजेंट है. पहले केस में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं थे, किस पर, सेंट्रल एटम पर. लेकिन दूसरे केस में मैं कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए लोन पेयर प्रेजेंट है तो आप याद रखेंगे स्क्वायर प्लेनर और लीनियर में, इन 2 केसेस में डाइपोल मोमेंट 0 होगा. ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार इनको आसानी से कि अब देखिए CH2O ये थोड़ा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है. CH2O आपने ऑर्गेनिक के फॉर्मूलाज पढ़े हैं, केमिकल फार्मूला, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है दिस इज एल्डिहाइड. देखिए, और क्योंकि यहाँ सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो आप सीधा कह सकते हैं इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका डाइपोल 0 नहीं है, डिफरेंट एटम्स हैं. SbCl5 हम देखते हैं. SbCl5 में सारे सराउंडिंग एटम सेम है. Sb आता है हमारा नाइट्रोजन फैमिली में, तो 7 × 5, मैं फिर से स्टेरिक नंबर निकाल रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ से आसानी से बता सकती हूँ कि लोन पेयर है या नहीं. 40 को मैं डिवाइड कर देती हूँ, मैं कलर चेंज करती हूँ पहले थोड़ा. 40 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 8 से, क्योंकि यही स्टेरिक नंबर निकालने का तरीका है. 5 + 0, अभी मैंने लिखा जब सारे सराउंडिंग एटम सेम है
और सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर हैं, तो वो क्या होगा हमारा? पोलर। NO2, ठीक है। NO2 में हम देखते हैं बेटा, NO2 का हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। इसमें हम देखेंगे 6 × 2 + 5, तो ये हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन है तो ये हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हमारे पास कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। अच्छा, एक और चीज़ याद रखेंगे, जितनी भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारी पोलर है। तो इसको हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि ये पोलर है। तो ये 2 + 1 का केस है अगेन, तो ये भी हमारे पास पोलर है। हमें पता करना है कौन सी स्पीशीज़ हमारी नॉन पोलर है। आंसर हम पहले ही ढूंढ चुके हैं। अगेन POCl3, इसके सारे एटम वैसे ही सेम नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? पोलर। तो हमारे पास आंसर आ गया कि SbCl5 हमारा क्या है? पोलर है, नॉन पोलर है। ठीक है, आपने देखा कि सारे सराउंडिंग एटम सेम, और सराउंडिंग एटम पे अगर 0 लोन पेयर है, सारे सराउंडिंग एटम सेम हो, सेंट्रल एटम पर 0 लोन पेयर हो, तो उसका डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। सारे सराउंडिंग एटम सेम और सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर है, तो स्क्वायर प्लेनर और लीनियर में उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। ऑल राइट, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पोलर होंगी, और आपके पास देखो आंसर तैयार। ना ये जो क्वेश्चन है इसमें अगेन अभी हम देख सकते हैं, मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया, ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब भी आप हाइड्राइड्स देखेंगे तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो Ka ज़्यादा होगा लेकिन Pka कम होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है तो Pka घटना चाहिए, लेकिन इसमें कह रहा है इंक्रीजिंग Pka वैल्यू। तो देखिए हमें आंसर पहली बार में ही मिल गया। अगेन इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, अगेन डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, सही कह रहा है। आप देख सकते हैं ये सारे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी +4 में ये अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। इसका मतलब ये भी सही है। अगेन सेम एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड क्वेश्चन, तो आंसर आपके पास है, करेक्ट आंसर इज ए। आपको इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट यहाँ पर कौन सा है हमारा? ए। ये यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ भी है कि क्वेश्चन आपको ये टॉपिक अलग अलग नाइट्रोजन फैमिली में मिलेगा, ऑक्सीजन फैमिली में मिलेगा और हेलोजन फैमिली में मिलेगा। तो गाइज ये हमने पूरा नीट 2021 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, डिस्कस किया है। ओनली इनऑर्गेनिक, नीट 2021 इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, क्वेश्चन समझ आए हो, और आपने देखा होगा कि जितना टाइम हम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा रहे थे, उससे बहुत कम टाइम हमें लगा है इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसलिए इनऑर्गेनिक जो है वो स्कोरिंग है, कम टाइम कंज्यूम करेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं इनऑर्गेनिक के, लेकिन उसके लिए आपको NCERT को डिटेल में पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू डोंट स्टिल, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।